कि और ये बीपीएससी में मेरा पहला अटेम्प्ट था और डीएसपी पद पे मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ। कि आप कुछ ज्ञान देने जाएं तो लोग बोलते हैं कि ढेर होशियार हो गए बड़ा। नमस्कार, पासवान प्राइड में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यह एक बेहद खास प्रोग्राम है जो अपने समुदाय के लिए ही बनाया गया है। और मैं बता दूं कि इसके बनाने का एक खास मकसद भी है। और इस प्रोग्राम में हम अपने कुछ जाने माने व्यक्तियों से मुलाकात करते हैं, कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, उनका परिचय प्राप्त करते हैं और फिर उस जानकारी का हम लोग लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये एक खास मकसद से मैंने इसको बनाया है और मकसद है अपने समाज को एक उन्नत अवस्था में देखना। तो आप प्रश्न कर सकते हैं या कोई भी ऐसा प्रश्न कर सकता है कि इंटरव्यू लेने से क्या उन्नति होगी। तो बात बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष रूप से तो हमें कुछ लाभ नहीं दिखता है, लेकिन मेरा मानना है कि इसका परोक्ष लाभ जरूर है। प्रत्यक्ष लाभ और परोक्ष लाभ में मैं डिफ्रेंशिएट ये करता हूँ, जिसे आप बोलेंगे कि व्हाट इज़ द डायरेक्ट बेनिफिट, व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट बेनिफिट। तो डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमें कुछ ना कुछ हासिल होता है। तो उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि अब तक इसमें जितने भी हमारे मेहमान आए हैं, अगर हम उनकी चर्चा करें, जैसे मिस्टर प्रभात रंजन आए, तो उन्होंने अपने फील्ड की जानकारी दी। वो एक आईआईटी ग्रेजुएट हैं और आईआईएम भी उन्होंने किया है, लेकिन वो बिजनेस में आ गए। कुछ दिन नौकरी किया, फिर बिजनेस में आ गए और रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। और उन्होंने हमें रियल एस्टेट के बारे में जानकारी दी, प्लस ये भी बताया कि आईआईटी की तैयारी अगर आप करनी हो तो कब से शुरू करें, कैसे करें, आईआईएम के लिए तैयारी करनी हो तो कैसे करें। उसके बाद अगर हम देखें, डॉक्टर शशिवाला आई थी, जो कि जिन्होंने पीएचडी किया है बायोटेक्नोलॉजी में। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, अपना अनुभव बताया और कुछ उपाय भी सुझाए। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई हमें इस फील्ड से हमसे कुछ मदद चाहता है तो आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। फिर उसके बाद प्रोफेसर एकता रमन आई। उन्होंने ज्योग्राफी से पीएचडी कर रही हैं। वो एजुकेशन के बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा किया कि हम एजुकेशन को कैसे सुधार सकते हैं। कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें बताएं जो हमारी कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद हैं। कुछ छोटे छोटे उद्योग के बारे में चर्चा की। अभी जो आपने लास्ट एपिसोड देखा, वो बिल्कुल ही अलग था। एक कथक नर्तक थे मिस्टर राजीव रंजन, जो आए थे हमारे मेहमान बन के, और उन्होंने खुद एमएससी किया है और उनका फील्ड है अभी डांस, क्लासिकल डांस। तो जिस चीज़ की उन्होंने पढ़ाई की, एमएससी किया, उसका तो उपयोग नहीं हुआ, लेकिन एज ए हॉबी जो उन्होंने चुना था उसको उन्होंने अपना कैरियर बना लिया और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आर्ट कॉलेज में, आर्ट के क्षेत्र में एक प्रेस्टिजियस पोस्ट पर हैं। तो ये सारी बातें हमें मिलती हैं, हमें जानकारी के रूप में मिल जाती हैं कि किस फील्ड में क्या स्कोप है। तो ये हुआ हमारा, आप कह सकते हैं कि परोक्ष रूप से लाभ होता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ चर्चा होगी, कुछ सोचेंगे, हो सकता है हमें भी कुछ कार्य करने की प्रेरणा मिले। तो एक तरह से ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है। ये इंटरव्यू जो है वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है, खासकर हमारे आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में थीं और मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। तो चलिए इसी सिलसिले में हम आज एक और नए मेहमान से मिलते हैं, जो कि काफ़ी ख़ास मेहमान हैं और
सोशल मीडिया पे इनकी काफ़ी चर्चा हुई है, इवन अभी तक चर्चा हो रही है। इनकी तस्वीर आती रहती है, अभी भी मैं देखता हूँ, और बहुत सारी बधाइयाँ मिल चुकी हैं इन्हें। तो मैंने सोचा इनसे अगर मुलाकात की जाए तो हमारे समाज को बहुत फ़ायदा होगा। लोग ज़रूर इसको देखेंगे, चाहेंगे, कुछ सीखेंगे भी। तो हम उनका स्वागत करते हैं और मिलते हैं। ये हैं श्री संतोष कुमार पासवान। ये चनाइन बांध के रहने वाले हैं। चनाइन बांध एक गांव है पश्चिमी चंपारण ज़िला में, और जो कि बेतिया शहर के पास है। और इनकी शिक्षा जो हाई स्कूल है वो है हरगुन हाई स्कूल, वहाँ से इन्होंने स्कूल की शिक्षा ली है। और उसके बाद फिर MJK कॉलेज बेतिया से इन्होंने ISC किया है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। और उसके बाद फिर इन्होंने BTech की डिग्री ली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में NIT अगरतला से। तो ये संक्षेप में इनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया। और विशेष परिचय इनका ये है कि इन्होंने 66th BPSC टॉपर लिस्ट में 85th रैंक प्राप्त किया है, और एज ए DSP इनका सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे श्री संतोष जी से मिलने का, और हम लोग चलते हैं और इनका स्वागत करते हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। हमारे दर्शक बहुत खुश होंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं कई महीने से देख रहा हूँ आपको, अभी तक देखता रहता हूँ, अभी तक भी न्यूज़ में आप आ रहे हैं। तो चलिए अब कुछ हम लोग मैंने तो थोड़ा सा परिचय दिया आपका, कुछ और परिचय के रूप में कुछ विशेष परिचय आप देना चाहेंगे अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में? जी ज़रूर। जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम संतोष कुमार पासवान हुआ, और मेरा गांव है चनाइन बांध, पारस पकड़ी के समीप है, वेस्ट चंपारण, बेतिया, बिहार। और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा और हम 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं, और मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ा हूं। और स्कूलिंग शिक्षा के बारे में जो आप बताया वहीं से मैं किया था। पारस पकड़ी एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ से मैं मिडिल स्कूल तक 8वीं क्लास तक पढ़ाई किया। उसके बाद के बारे में आपने बता दिया। तो यहीं पूरा मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन था। उसके बाद 2018 में मैं UPSC की तैयारी करने के लिए गया था दिल्ली, और उसके लिए मैं वहाँ तैयारी की। और ये BPSC मेरा पहला अटैम्प्ट था जो BPSC के लिए मैं दिया था, और मेरा 85th रैंक आया, और DSP पद पे मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ। तो UPSC की तैयारी अभी भी चल रही है कि DSP तक ही रुक जाना है? नहीं, वो तो करना ही है, वो अपना अल्टीमेट गोल तो वही है। ये तो 3 अटैम्प्ट में UPSC में दिया था, वहाँ पे मतलब फेलियर देखने के बाद लगा कि एक बार इसमें ट्राई करते हैं। तो BPSC में पहला अटैम्प्ट दिया और इसमें मतलब सिलेक्शन हो गया। तो इस ट्रेनिंग को पूरा करना है, उसके बाद अपना जो एम है उसको कंप्लीट करना है, ऐसे रुकना नहीं है। वो अपना गोल है, रुकना नहीं है जी। बहुत अच्छी बात है। तो संतोष जी, प्राइमरी की शिक्षा आपने वहीं पकड़ी से ली है, जैसा कि आपने कहा? राजकीय मध्य विद्यालय पारस पकड़ी। जी, राजकीय मध्य विद्यालय पारस पकड़ी, वहीं से मैं प्राइमरी शिक्षा लिया था जी। हाँ, तो मैं इस पे एक विशेष क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो अक्सर मुझे कुछ समाज के लोगों से कन्फ्रंटेशन हो जाता है कि लोग ये समझते हैं कि जो शहर के बच्चे होते हैं वही कंपटीशन में निकलते हैं, और क्योंकि गांव के बच्चों का जो स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत लो है और उनको compete करने में दिक्कत होती है। तो इस विषय पे आपकी क्या राय है? आपने तो बिल्कुल गांव से ही किया है। जी, देखिए, जहाँ तक उनका कहना जायज़ ही है, क्योंकि वहाँ पे उतना स्टैंडर्ड नहीं होता है, लेकिन वहाँ भी कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। और जब बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो वहाँ ऐसे गुरुजन मिल जाते हैं जो उस बच्चे को आइडेंटिफाई करके उस पर थोड़ा उसको अलग से गाइड कर देते हैं। जैसे मेरे लाइफ में मिले संदीप कुमार मिश्रा सर, जो पारस पकड़ी में ही पढ़ाते हैं। तो वो उनका मतलब बहुत बड़ा योगदान है, मतलब प्राइमरी शिक्षा वहीं पे हम किए थे, तो वो हमको मतलब आइडेंटिफाई किए, और वहाँ से उनका मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा है हमको मतलब आगे पुश करने में।
जितना एक्स्ट्रा मैं एफ़र्ट लगाता था वो भी उतना एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाते थे, और हमको जहाँ तक होता था वो हर एक सब्जेक्ट में जहाँ जहाँ दिक्कतें होती थी वो आगे मतलब पुश करते थे। जैसा कि मैं 6th क्लास में वहाँ पढ़ता था, और वहाँ भी वो 10वां क्लास के मैथमेटिक्स के बच्चे आते थे, उनको मैथ बताने के लिए हमको आगे कर देते थे कि बता दो, क्योंकि उतना तक वो हमको वहाँ तक पहुँचाने में उनका मतलब बहुत बड़ा योगदान है। तो बच्चे एफर्ट लगाएंगे तो वैसे लोग मिल जाते हैं आपके लाइफ में जो आपको आगे तक पुश कर सकते हैं। तो बच्चों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। वैसे टीचर में कोई कमी नहीं है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, और लोग उतना मतलब जनरली बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, लोग भेजते नहीं है वहाँ पे, तो टीचर भी उतना उत्सुक होकर और जागरूक होकर पढ़ा नहीं पाते हैं, यहीं पे कमी है। बाकी बच्चे अच्छे हों तो कहीं से रिजल्ट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मतलब मैं यहाँ पे ये मान के चलूँ, जो कि मेरा भी अपना मत भी यही है, क्योंकि मैं भी गांव के स्कूल में ही पढ़ा हूँ। मेरी हायर सेकेंडरी तक गांव के स्कूल में ही पढ़ा हूँ, कोई कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा हूँ। और जो जॉब मैंने किया तो कॉन्वेंट के बच्चे भी वही जॉब करते थे और मैं भी उनके साथ ही जॉब करता था, और किसी आपसे ये स्टैंडर्ड में उनसे कभी कम नहीं था। कंपटीशन तो एक ही होता है, कंपटीशन भी क्वालिफाई किया, और जो वर्क कल्चर था उसमें भी हम अच्छे ही रहे। तो ये बात सही है, स्टैंडर्ड गांव का लो होता है। और सबसे बढ़िया अच्छी बात आपने ये बताई कि स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा पढ़ने वाला हो तो वो गांव के स्कूल से या गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़ के आगे बढ़ सकता है। तो ये ध्यान देने की बात है। हमारे ज़्यादातर लोगों का यही ओपिनियन रहता है कि अरे गांव में पढ़ता है इसलिए कुछ नहीं करेगा। तो दरअसल बात ये नहीं है। बात ये है कि हम बच्चे में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें पढ़ने का, वो ज़्यादा मायने रखता है। ये मेरा भी यही मत है, और आपने भी दरअसल यही बात कही। तो हमारे दर्शक भी अगर सुन रहे हैं जो भी, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले हम शिक्षा पे ध्यान दें। मैं अपनी कम्युनिटी को खास मान के चल रहा हूँ। अपनी कम्युनिटी क्या, या पूरा दलित कम्युनिटी कहिए, कि वहाँ पे बच्चों में पढ़ने की रुचि कम होती है, और वो रुचि कम होती है। इस पॉइंट पे अगर ध्यान दिया जाए तो हम लोग एकेडमिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया, और मुझे भी पॉइंट मिल गया पूछने का। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थी जीवन की कुछ खास घटनाएं, आप इंसिडेंट ऐसा जो यादगार हो, कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? जी ज़रूर। जैसा कि हाँ, जैसा कि मतलब बचपन से आदमी पढ़ने में अच्छा था, जैसा कि टीचर लोग बोलते हैं, और अपना परफॉर्मेंस भी वैसा आता था। तो एक रोचक कहानी हमको पता है कि जैसे कि इंटरमीडिएट में जब हम जेके कॉलेज में पढ़ने आए बेतिया, तो वहीं पे एक कोचिंग संस्थान है, पायनियर कोचिंग, सागर पोखरा के पास में। तो उस कोचिंग में मैं मतलब कोचिंग करता था। तो वहाँ के डायरेक्टर हैं अमित कुमार। तो वो एक रात हमको बुलाए और हमसे पूछे कि मतलब भाई आगे करना क्या है तुमको। तो जैसा मेरा फैमिली सिचुएशन है, फैमिली बैकग्राउंड है, उस हिसाब से अपना सोच उतना दूर तक नहीं जाता था। तो हम बोले कि इंटर पास करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, और जहाँ से रोजी रोटी कुछ पैसा मिलेगा तो घर परिवार का आगे बढ़ेगा। तो वहीं पे वो हमको हिम्मत दिए थे कि तुम हिम्मत मत हारो, तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, तुम करो, बाकी आगे की मैं देखूँगा। तो वहाँ से जो वो हिम्मत दिए और हौसला बढ़ाए, तो उसके बाद से जो मेरा जर्नी रहा है सब अमित भैया का देन है। हमको पढ़ने के लिए वो भेजे मतलब कोटा कि जाओ तैयारी करो, जेई मेंस जे एडवांस उस समय होता था, आज भी हो रहा है। तो उसकी मैं तैयारी किया वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको हिम्मत और वो हौसला देते हैं कि जहाँ से आप कुछ दूर तक की सोच रख सकते हैं। तो इसमें अमित भैया का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था जो ऐसे आदमी से हमें मिला। जी। तो एक चीज़ मैं खासकर मेंशन यहाँ करना चाहूँगा इंटरेस्ट के साथ, कि आईएससी आपने एमजेके कॉलेज बेतिया से किया है ना? और मैंने भी आईएससी एमजेके कॉलेज बेतिया से ही किया हुआ है। तो आपने पुरानी याद दिला दी मुझे। मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, और आईएससी वहीं से किया। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन मैं कर नहीं पाया ग्रेजुएशन, कि मेरे पास साधन नहीं था पढ़ने का।
तो फिर कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, फर्स्ट ईयर बीए किया, लेकिन फिर मुश्किल था। पिताजी नहीं थे, छोटे भाई बहन थे तो उनको देखना, तो फिर मैं नौकरी करने चला गया फ़ौज में। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई, फिर बैंक में पीओ बना, वो अलग कहानी है, फिर कभी मिलेंगे तो कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं स्कूल की, तो हो गई तैयारी। तो इंजीनियरिंग आपने किया है, फिर बीपीएससी की तरफ या यूपीएससी की तरफ रुझान, और एनआईटी से किया है, तो एनआईटी में तो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप उधर जाने का इरादा नहीं हुआ? एनआईटी से डायरेक्टली फॉरेन भी बच्चे चले जाते हैं, यूएसए, लंदन, कनाडा वगैरह। तो ऐसा कोई ऑफ़र नहीं आया या आपका इरादा नहीं हुआ जाने का? नहीं, जैसा कि मैं बताया ना, अमित भैया का योगदान, तो मेरा सोच बेतिया से बाहर नहीं जाता था, तो बीटेक करने के लिए प्रोत्साहित वहीं किए कि एनआईटी अगरतला मिल गया तो जाके एडमिशन लो, तुम पढ़ाई करो। तो जब मैं फाइनल ईयर में था तो वहीं हमको बोले कि भाई तुमको यूपीएससी की तरफ ध्यान देना चाहिए। और मैं घर पे भी मतलब पूछा, घर वालों से बोला, क्योंकि मेरे पापा जी होटल में काम करते हैं वेटर का, और घर में मैं बड़ा लड़का, और वहाँ से कुछ अलग सोचना है तो घर का भी कंसेंट चाहिए। और अमित भैया हमको समझाए और मैं गार्जियन को बोला। तो गार्जियन, गांव में हम लोग तो एक चीज़ देखे होंगे कि बच्चा पढ़ने वाला होता है तो मम्मी पापा हमेशा बोलते हैं कि बेटा तुम पढ़ो, तुमको पढ़ने में मेरी कहीं दिक्कत आएगा तो हम अपना चमड़ा बेच के पढ़ाएंगे तुमको। तो मेरे पापा जी यही बोलते थे कि टेंशन नहीं लेना है, तुम पढ़ो, हम घर संभाल लेंगे। तो वहाँ से मेरा रुझान मतलब यूपीएससी की तरफ बढ़ा। उसके पहले मतलब दिमाग में कहीं से नहीं था। तो लाइफ में एक होता है ना कि जैसे जैसे फैमिली कंडीशन होता है वैसे बच्चे का सोच होता है। अब मैं फैमिली को लेके बहुत कंसर्न रहता था, तो हमारे मन में यही था कि कितना जल्दी पैसा कमाया जाए कि फैमिली का हालात सुधरे, क्योंकि घर में बड़ा होने के साथ साथ आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उन सारी जिम्मेदारियों को ले लेते हैं, जैसा कि अमित भैया मिले। तो इकोनॉमिकली जितना हेल्प होना था 2012 के बाद से आज तक, अभी तक जो भी चल रहा है, अभी तो रिजल्ट सिर्फ आया है, इकोनॉमिक्स का अभी भी ज़रूरत है, सारा हेल्प अमित भैया कर रहे हैं। तो इन्हीं का योगदान था और इन्हीं का सोच था कि हमको यूपीएससी करना चाहिए। तो 2018 में मैं दिल्ली की तरफ रुझान बढ़ाया जी। और अपने मन में भी कहीं ना कहीं था, अपने मन में कहीं ना कहीं था कि करना है, लेकिन वो हिम्मत नहीं आता था अंदर से ना, क्योंकि आदमी सुना था या पढ़ा था कि आजकल की पढ़ाई में पैसे बहुत लगते हैं, तो वहाँ तक कैसे जाएं, कैसे नहीं पहुँचे, तो बहुत डर लगता था अंदर से। तो वो डर अंदर का दूर किया और हिम्मत दी अमित भैया। तो यूपीएससी तैयारी करने गए दिल्ली, और वहाँ पे बाजीराव एंड रवि कोचिंग है करोल बाग के पास, उसी में मैं पढ़ा, 1 साल वहाँ पे पढ़ा। उसके बाद सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया। तो यूपीएससी में जैसा कि मैं बताया था 3 अटेम्प्ट में दिया, तीनों में मेरा नहीं हुआ, प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। तो वहाँ से एक हमारे रूममेट थे धनंजय भैया, तो बोले कि तुम बीपीएससी एक बार ट्राई करके देखो। तो वहीं हमको फोर्स किया था, बीपीएससी का मैं फॉर्म डाला 2020 में, 66वीं में। तो प्री में सिलेक्शन हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू दे दिया। 3 अगस्त को फाइनल रिजल्ट आ गया। तो पहला अटेम्प्ट था ये बीपीएससी जी। तो ऐसा मेरा लाइफ रहा है जी। बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, क्योंकि शुरू से ही मेरा मैथमेटिक्स में बहुत रुचि था बचपन से ही। तो मैं ये सोच के चला था कि मैथ को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे लाइफ में जो भी पहचान मिला है मैथ से मिला है। और यदि मैथ को मैं छोड़ के कहीं और निकलता हूँ, बाई चांस कुछ नहीं हुआ तो क्या करूँगा। तो मेरे मन में हमेशा रहता था कि मैथमेटिक्स लेके चलना है, कुछ नहीं हुआ तो मैथमेटिक्स में किसी लेवल तक पढ़ा सकता हूँ। इतना हमें मतलब काबिलियत था उस समय भी और आज भी। बचपन से मैं मैथ पढ़ता था और पढ़ाता भी था। आज भी मतलब अभी ज्वाइनिंग नहीं मिला है, तब तक मैं पायनियर कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। तो पढ़ाने का रुचि मन में है, हमेशा से रहा है। तो मेरा मतलब सोच रहता है कि जितना मुझे पता है बच्चों के अंदर ट्रांसमिट कर दूं कि बच्चे भी कुछ जाने और जितना अपना योगदान हो जाए बच्चों में, तो मैं वो काम कर रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स रुचि होने के कारण मैं मैथमेटिक्स लिया था। बहुत लोग हमको मतलब समझाए भी कि मैथ क्यों ले रहे हो, इसका मतलब GS 1 2 3 4 से कोई कनेक्शन नहीं है यूपीएससी में, इसके लिए अलग से मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अंदर से मन में एक अंदर से आता था ये आवाज़, जितना बेटा तुम मैथमेटिक्स में अच्छा कर सकते हो, मैं भी और सब्जेक्ट में उतना अच्छा तुम नहीं कर पाओ, तो इसलिए मैथ नहीं छोड़ना है। तो बहुत लोग हमको हमारे ऊपर दबाव भी डाले और डराए भी कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हीरो बनाएगा नहीं तो जीरो बनाएगा। लेकिन हम सोचे कि जीरो तो नहीं बनेंगे, हीरो ही बनेंगे, मैथमेटिक्स लेके ही रहेंगे। तो मैथमेटिक्स हम छोड़े नहीं।
और इस पे मेहनत की और मैथमेटिक्स का ही नतीजा है कि रिजल्ट मेरा अच्छा आया है। नहीं, नॉर्मली ऐसा होता ही है। साइंस का सब्जेक्ट नहीं रख के बच्चे आर्ट्स में शिफ्ट कर जाते हैं। इवन मैं अपने समय की बात बता रहा हूँ, 1980s की बात, 81-82 में। तो हम लोग विद्या कॉलेज के ही 2 स्टूडेंट थे। तो एक मेरा दोस्त था अरुण कुमार श्रीवास्तव, तो एमएससी उसने किया मुजफ्फरपुर से यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में, लेकिन बीपीएससी में उसने हिस्ट्री लिया था और हिस्ट्री पढ़ के फिर उसने कम्पीट कर लिया, इज कम्पीटेड। लेकिन मैथमेटिशियन होते हुए भी उसने आर्ट्स से, तभी मैंने ये क्वेश्चन आपको किया कि नॉर्मली वो मैथमेटिक्स नहीं रखते हैं लोग। ये एक सामान्य धारणा है कि मैथमेटिक्स बहुत टफ होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया है। इंटरेस्ट की बात है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। ऑप्शनल लेने के लिए लोग बहुत सारा सुझाव देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली स्टूडेंट को सोचना होता है कि आप किस सब्जेक्ट में बेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं और सब्जेक्ट में बेस्ट कर सकता हूं, तो उसको चूज़ करना चाहिए। अल्टीमेटली आपको कम्पीट करना है और सारे बच्चों के साथ कम्पीट करना है, तो आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जिसको में आपको लगे कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ। जैसा कि मुझे लगा कि मैं और सब्जेक्ट से अच्छा मैथमेटिक्स में कर सकता हूँ, इसलिए मैं मैथ चूज़ किया। यदि मुझे कहीं भी दिमाग में आता कि नहीं मैथ से मैं अच्छा ही सब्जेक्ट में कर सकता हूँ, तो मैं उस सब्जेक्ट की तरफ गया होता। लेकिन मेरे अंदर वो डिटर्मिनेशन था कि नहीं, मैं मैथ से अच्छा और किसी में नहीं कर सकता हूँ। तो लाइफ में एक गोल होना मतलब बहुत ज़रूरी है। आप 2 चीज़ के बीच में फंस गए तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आपको ध्यान देना होता है कि एक चीज़ पे आप फोकस करें कि हाँ इसको करना है तो करना है। यदि डिसाइड कर लिए तो उसके पीछे चलिए, छोड़ना नहीं है बीच में। इसलिए मैं मैथमेटिक्स को कभी छोड़ा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब तैयारी आपकी अच्छी रही, जैसे कि आपने खुद ही बताया, विद द हेल्प ऑफ मिस्टर अमित। बड़ी अच्छी बात है। और तो ये आपने इंजीनियर मतलब आईएससी करने के बाद ही आपको इंस्पिरेशन मिल गया था और आपने प्रिपरेशन शुरू कर दिया आईएएस की तरफ या यूपीएससी की तरफ, इज इट करेक्ट? बीटेक फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में वहाँ से फिर वो शुरू किया आपने? अच्छा, वहाँ से उधर में रुझान गया यूपीएससी की तरफ। हाँ, फिर आप दिल्ली चले गए? जी, दिल्ली चले गए 2018 में। अच्छा, ये हम लोग तो आपसे ज़्यादातर यही बात करेंगे, यही बात करूँगा मैं बीपीएससी के बारे में। तो कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे अपने जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, बच्चे जो तैयारी करते हैं, कुछ हाउ टू प्रिपेयर, कुछ टिप्स के रूप में कुछ बताना चाहेंगे बच्चों के लिए? जी ज़रूर। जैसा कि मैं बोला हूँ कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं अपने फेलियर से मैं जो कुछ सीखा हूँ और जो मैं अनुभव किया हूँ वो मैं साझा करना चाहूँगा। जैसा कि पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सिलेबस की जानकारी। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पहला उनका काम होना चाहिए कि सिलेबस आप खरीदें और उसको बढ़िया से स्टडी करें, वर्ड बाय वर्ड जो आपको स्टडी करना चाहिए। दूसरा चीज़ होता है प्रीवियस ईयर का पेपर, जो मैं 4-5 साल की तैयारी से अनुभव किया हूँ कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है, चाहे पीटी का हो या मेंस का हो, उसको एक बार आपको स्टडी करना चाहिए और उससे आपको आइडिया लगता है कि अप्रोच कैसा होता है एग्जामिनर का और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 चीज़ हो गया। और तीसरा चीज़ होता है स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना चाहिए। जैसे कि एनसीईआरटी तो हर हाल में फॉलो करना ही करना है। जैसे मैं शुरुआत में गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे बहुत लोग मिलते हैं आपको, अब बहुत सारा बुक का नाम बता देंगे। तो मैं ऐसा बच्चा था जो गाँव से निकल गया था, तो हमको जो लोग बता देते कि ये बुक ले लेना चाहिए, मैं ले लेता था। तो शुरुआत के 1-2 साल में बुक खरीदता रह गया, मतलब बुक खरीद कर अंबार लगा दिए। और जो नया बुक आता था, नया जो बुक आता है लगता है कि हाँ ये पढ़ लें, इसमें से इम्पोर्टेंट होगा, तो सारा बुक पढ़ते गए। लेकिन 1-2 साल के बाद रियलाइज़ हुआ कि एनसीईआरटी से बढ़िया बुक नहीं है। एक सर मिले, वो हमको बताया कि एनसीईआरटी आप बार बार पढ़िए, मतलब ढेर सारा बुक एक बार पढ़ने से अच्छा होता है कि एक बुक को आप 50 बार पढ़िए और उसका कंसेप्ट क्लैरिटी लाइए और उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरा यही कहना है कि एनसीईआरटी पे फोकस करना है और उसके बाद जो लोग बुक पढ़ते हैं, जैसे सबको पढ़ना होता है, लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी पढ़ता है लोग, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम पढ़ता है लोग, रमेश कुमार का इकोनॉमिक्स पढ़ता है लोग। ये सब साइड बुक हो गया जिसको आप हर एक बच्चे फॉलो करते हैं, तो आपको भी करना ही होगा। लेकिन जैसा कि मैं बताया, सिलेबस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर प्लस एनसीईआरटी, ये आपका बेसिक है।
इस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और उसके बाद तैयारी आती है करेंट अफेयर्स की। तो करेंट अफेयर्स के लिए जैसा कि मैं विजन IAS का मैगज़ीन फॉलो करता था, और जो द हिंदू पेपर है, न्यूज़पेपर इंग्लिश का, वो फॉलो करते थे। इंडियन एक्सप्रेस हो गया। लेकिन इसमें से आप किसी एक पेपर को फॉलो करें, जैसे जनरली बच्चे द हिंदू पेपर फॉलो करते हैं, और मैं विजन IAS का मैगज़ीन फॉलो करता था, मतलब पढ़ने के लिए। वो थोड़ा कम्प्रिहेंसिव लगता है, थोड़ा इजी वर्ड वो लोग यूज़ करते हैं, तो बेहतर लगा हमको। और करेंट अफेयर्स की जानकारी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करेंट मुद्दे से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपको। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफिकल लोकेशन आते हैं बहुत सारे। तो करेंट अफेयर्स समझिए तो रीढ़ की हड्डी है, UPSC हो या BPSC हो। तो करेंट अफेयर्स ये सोच के नहीं चलना है कि लास्ट 2 महीने बचेंगे तो करेंट अफेयर्स खरीद के हम लोग उसकी तैयारी कर लेंगे। आप जब से स्टार्ट कर रहे हैं तब से करेंट अफेयर्स पे फोकस होना ज़रूरी है, एक हैबिट बनाना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है लैंग्वेज सेलेक्ट करना। हम लोग जैसे बिहार के बच्चे हैं, तो जनरली हम लोग ये सेलेक्ट करने में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि हिंदी मीडियम से करें या इंग्लिश मीडियम से करें। तो जैसा कि आप आंकड़े से चलेंगे तो इंग्लिश मीडियम का रिज़ल्ट अच्छा आता है, मतलब जनरली सिलेक्शन में इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा बच्चे होते हैं। लेकिन ये हम नहीं बोल सकते हैं कि हिंदी मीडियम वालों का रिज़ल्ट नहीं होगा। जैसा कि पिछले बार ही रवि सिहाग नाम के जो बच्चे हैं, जो IAS कम्पीट किए हैं हिंदी मीडियम से, रैंक 18 आया था शायद उनका, तो हिंदी से भी आप रिज़ल्ट ला सकते हैं। तो लेकिन जनरली क्या होता है, बच्चों के मन में आता है कि इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा रिज़ल्ट आते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन यदि आप में लगन है तो आप हिंदी मीडियम से भी कम्पीट कर सकते हैं। आजकल हिंदी मीडियम से भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे हमारे अंदर ही कन्फ्यूजन था, 12th तक हम लोग हिंदी मीडियम पढ़े, बीटेक इंग्लिश मीडियम से किए, और लास्ट में सिलेक्शन की जब बारी आई तो हम सोचे क्या सेलेक्ट करें, हिंदी करें या इंग्लिश करें, क्योंकि दोनों मिक्स हो गया था। तो हमारे अंदर ये था कि ना हिंदी की तरफ बैक जा सकते हैं, ना इंग्लिश को आगे बढ़ाएं, क्या करें तो क्या करें। तो अल्टीमेटली डिसीजन ये निकला कि ना इंग्लिश मीडियम से ही चलना चाहिए, कि इंग्लिश में बुक बहुत सारा पढ़ के थोड़ा आदत लग चुका था इंग्लिश मीडियम बुक पढ़ने का। तो लास्टली हम इंग्लिश मीडियम डिसाइड किए। तो ठीक है संतोष जी, ये तो आपके कैरियर के बारे में और एजुकेशन के बारे में बातें हो गई। अब हम दूसरी टॉपिक पे चलते हैं, जो कि अपने कम्युनिटी से रिलेटेड है। खासकर चूँकि ये पासवान प्राइड चैनल मैंने बनाया है अपने समाज के लिए ही, तो हम कुछ अपनी जाति की बात भी कर लेते हैं। और जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, उससे पहले मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगा। जैसे लाइफ में मतलब होता है ना, इकोनॉमिक हर्डल बहुत सारे आते हैं। जैसे मेरे भी तैयारी के वक्त मतलब इकोनॉमिक हर्डल बहुत है। जैसे मेरे पास मतलब रहने के लिए घर नहीं है ये मतलब मेरा घर पिछले बरसात में गिरने वाला था। तो ये होता है ना, मैं अपने दोस्तों का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ लाइफ में, कि दोस्त मतलब अच्छे हो तो आपको लाइफ में कहीं पे दिक्कत नहीं होती है। तो मेरे जो दोस्त थे वो सब मिल के मतलब फंड डोनेट करके मेरा घर बनवाए। और मेरे पापा जी जो PF उनका होटल में कटता था, वो अपना PF तोड़ दिए। अमित भैया कुछ पैसा प्रोवाइड किया, मतलब सबके कलेक्शन से, मतलब वो लोग के अंदर एक था ना कि भाई एक पढ़ रहा है तो मेरा दोस्त कुछ करेगा। तो उन लोग के अंदर वो जुनून था कि हाँ, मेरे साथ साथ तैयारी तो मैं कर रहा था, लेकिन लगता था ऐसा कि हमारे साथ साथ हमारे दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए पल पल हमारे साथ खड़े रहे। तो मैं दोस्तों के इम्पोर्टेंस को नहीं भूल सकता हूँ। और इंसान को है ना कि मतलब दोस्ती लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस दिन हमको एहसास हुआ था। आज भी हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं और अच्छा लगता है। तो मैं बिना दोस्तों के जिक्र के आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। तो हमको लगा कि ये बात हमको बोलना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, और ये एकदम 100% करेक्ट है। और ये तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, और सिमिलैरिटी है जो आपने बताया मेरे लाइफ से। क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में जब मैं था तो मेरे पिताजी का डेथ हो गया, और 7th स्टैंडर्ड से मैं हॉस्टल में रह के पढ़ा हूँ। बचपन अच्छा था, पिताजी अच्छे जॉब में थे ब्लॉक सर्विस में, तो मैं मोतिहारी जिला स्कूल का हॉस्टल में रहता था। तो 9th के बाद फिर पढ़ने के लिए हॉस्टल का खर्चा देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, और तो थोड़ा मामा जी ने सपोर्ट किया और फिर दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया, तब मैं जाके फिर हायर सेकेंडरी किसी तरह कर पाया। अदरवाइज़ मेरी पढ़ाई बिल्कुल छूट जाती। और आई वॉज टॉपर थ्रू आउट माई कैरियर।
टिल 12th, मतलब क्लास 1 से लेके 12th तक मैं टॉपर ही रहा हूँ। लेकिन पढ़ने का साधन नहीं मिला आगे, तो नौकरी मैं सिपाही का किया, सिपाही की नौकरी करने फ़ौज में गया, क्योंकि वही पारिवारिक जिम्मेदारी थी। छोटे भाई बहन थे, माँ थी, तो अब उनका कैसे जीवन चलेगा। तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी और फिर नौकरी करने के बाद में फिर मैंने अपना करियर बना लिया। सिमिलरिटी बाद तो में है ही, फिर हो आपसे गया। ज़्यादा लक्की मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंटर के बाद से हमारे लाइफ जी, में अमित जी। भैया जैसे आदमी मिल गए, जो हमको इकोनॉमिक मतलब, हाँ, और हाँ, दूसरा चीज़ आपको वैसे हमारे सपोर्ट मिल दोस्त गया, मिल मुझे गए, वैसा सपोर्ट नहीं मिला। हाँ, जैसे वैसे मेरे मुझे दोस्त स्कूल मिल तक गए मिल जो गया। हमको कभी किसी चीज़ का मतलब कमी महसूस नहीं जी, होने दिए। जी। मेरे घर की जिम्मेदारी को वो लोग अपने घर की जिम्मेदारी समझ के हमको आगे पुश करते गए। तो इस मामले में अपने आप को बहुत लक्की आदमी समझता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े रहे और आज भी हमारे साथ हैं। तो कहते हैं ना कि इंसान यदि अब किसी भी चीज़ को पाने की जिद कर ले और उसमें वो काबिलियत है, तो सारी चीज़ें अपने आप उसको कोऑर्डिनेट होती जाती है उसके साथ साथ लाइफ की जर्नी में। तो ऐसा ही शायद मेरे साथ था कि जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ कोई ना कोई आके हमको आगे की तरफ पुश करता चला गया कि बेटा तुमको करना है। और जहाँ तक आप बोले थे ना कि अभी ख़त्म होगा कि आगे पढ़ना भी है, तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूँगा कि मेरा स्वागत सब कोई किया, फूल माला से या सब चीज़ से, लेकिन अमित भी हमको बोले जब तक तुम यूपीएससी नहीं निकालेगा हम बेटा तुमको जी। माला पहनाने वाले हैं नहीं। तो एक वो जो आग जो है ना अंदर, वो आग अंदर है। अरे वाह, वाह, हाँ, मतलब हाँ, एक तो एक आग वो ऑब्लिगेशन, अंदर एक जला दिए हैं कि ऑब्लिगेशन। बेटा तुमको करना है। तो अभी मैं एक ठान के मतलब रखा हूँ कि उसको मैं करूँगा ही, उनके हाथ से माला हमको पहनना ही है। अच्छा, गुड। तो वो हो चीज़ जाएगा, है, हो जाएगा, 100% तो वो हो करना है जाएगा। बस। माय बेस्ट बाकी विशेस, सारी लाइफ में हो जो जाएगा। चीज़ें पाना चाहते थे वो मिल चुका है, लेकिन अमित भैया के हाथ से माला पहनना है हमको, जी, तो वो काम करना है। नहीं मिल जाएगा, 100% एकदम मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, देर सवेर मिल जाएगा। अच्छा, एक आपने बात कही, प्रसंग याद आ गया सपोर्ट सिस्टम का, जैसे आपको सपोर्ट मिला। तो ये सपोर्ट पे मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, खासकर अपनी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए ही मैं कहना चाहूँगा आपको, चूँकि मौका मिला है वार्तालाप करने का, तो लोग भी सुनेंगे और खासकर आप भी सुनेंगे और इस पे आप एक्शन ले सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि हमारा समय अब ख़त्म हो गया, हमारी ज़िंदगी कम बची हुई है। तो मैं जो करना चाहता था फ्रैंकली वो नहीं कर पाया, समाज के लिए जो करना चाहता था तो प्रयास मैंने किया, बट जस्ट आई कैन से आई कुड नॉट सक्सीड इन माय एफर्ट्स। तो वो आप जैसे लोग ज़रूर करेंगे, कर सकते हैं। और इंटरव्यू में जो भी बच्चे आ रहे हैं, जो यंग आ रहे हैं, मैं सबको बोलता हूँ, ओपनली तो नहीं बोला लेकिन ओपनली आपको बोल रहा हूँ, ऐसे प्राइवेटली बोलता हूँ कि आगे आप लोग समाज के लिए ज़रूर कुछ करना, और दे आर रेडी ऑल्सो। तो ये सपोर्ट सिस्टम की जो बात आई ना, तो सपोर्ट मुझे अगर मिलता तो शायद मैं भी कहीं टॉप पे बैठा होता, क्योंकि अब जो स्टूडेंट बचपन से 12th तक क्लास में टॉपर ही रहा हो, सेकंड कभी किया ही नहीं मैंने, तो आप सोच सकते हैं कि वैसे स्टूडेंट की क्या काबिलियत होगी। तो ऐसे बच्चे समाज में और भी मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो वो सपोर्ट के लिए मैं चाहता था कि हम लोग एक संस्था बनाएं, एक ट्रस्ट बनाएं, और ऐसे बच्चों को ट्रस्ट की तरफ से मदद मिले पढ़ने के लिए। अब आपको मिस्टर अमित सपोर्ट नहीं करते तो वही जो आपने बताया है कि इंटर करने के बाद रोजी रोटी के पीछे चले जाते, तो ये कम्युनिटी को ऊपर ऊंचा उठाने के लिए ये सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो ट्रस्ट वाली बात मैंने कोशिश की थी, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता अब मैं कर पाऊँगा उतना, अभी उतनी ज़िंदगी बची नहीं है कि मैं उतना मोबिलाइज़ करूँ, फंड और ट्रस्ट बनाऊँ। बट आप लोग यंग हैं, अभी तो शुरुआत ही है ज़िंदगी की, तो आप लोग इसका ध्यान रखिए। और जो बच्चे आगे निकलने वाले हैं, जिनमें ये कहिए काबिलियत है, एबिलिटी है आगे बढ़ने की, उसको अभाव में नहीं छोड़ना है, उसको किसी तरह से हेल्प करना है। इस मुद्दे को आप लोग ध्यान में रखिएगा और आगे ज़रूर बढ़ाइएगा।
तो जहाँ तक मेरा अध्ययन है समाज का, काफ़ी पिछड़े हैं हम लोग अभी भी, और मैं भी तो बगल के गांव का ही हूँ। मैं इस पे बोलना और चाहूँगा मैंने कि शुरू जैसे मतलब जी हम लोग भी बैठ के यहाँ डिस्कस करते हैं इन बातों पे कि एक सपोर्ट सिस्टम है। जैसे हमारे मन में हमेशा आता है कि जैसे अमित भी हमारे लिए किए, तो मन में हमारे ऐसा हमेशा आता है कि हम भी ऐसे कुछ बच्चों के लिए यदि कर पाएँ तो मेरे लाइफ का मतलब सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। तो अंदर मन में है वो कि ऐसे बच्चों को ढूंढना है जो पढ़ने वाले हों, अच्छे पढ़ने वाले हों, जिनको दिक्कतें आ रही है लाइफ में, गार्जियन को उनको समझाएं और उसको लेके हम आगे बढ़ें। तो ऐसा काम करना है, ये मन में है। क्योंकि यदि किसी एक के सपोर्ट की मदद से हम यहाँ पहुँचे, तो यदि हम लोग मिल के जी मतलब एफर्ट लगाएंगे तो बहुत सारे बच्चों का कल्याण हो सकता है। मिल के करें, हाँ, तो उस पर समाज का उत्थान होगा, कल्याण हो किसी भी जाएगा और हमारे समाज का पढ़ने उत्थान वाला होगा। हो तो उसको मदद करना चाहिए। हम लोग का सोच ये है। तो हमारे समाज में है कि जनरली हमारे समाज में लोग शिक्षा पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। हमारे समाज में है क्या कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि बच्चा जितना दिन पढ़ेगा उतना दिन कुछ अर्न कर लेगा। जैसे मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, तो हम लोग गांव में क्या होता है कि बच्चे थोड़ा मतलब 12, 13, 14 साल का हुए तो घर के गार्जियन लोग उसको होटल में कमाने के लिए भेज देते हैं। जैसा कि चनैन बांध होटल में काम करने के लिए फेमस है। हमारा गांव मतलब होटल के अर्निंग से ही चलता है। तो हमारे गांव में ये सिस्टम है कि लोग पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं। जैसे मैं ही अपने घर में बड़ा था तो मैं पढ़ना स्टार्ट किया, तो हमारे मतलब इस लॉन्ग जर्नी के चलते कि हम इतना तक पढ़ रहे हैं, तो हमारे सारे भाई ग्रेजुएट हो गए हैं। पापा जी भले मतलब होटल में काम कर रहे हैं लेकिन कभी फोर्स नहीं किए। क्यों? क्योंकि एक लड़का पढ़ रहा है तो सबको पढ़ाना है। मेरी बड़ी बहन थी जो हमसे बड़ी थी, उसकी शादी बहुत जल्दी हो गई 10th होने के बाद ही, क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं था मन में। लेकिन मेरी जो छोटी बहन है, सबसे छोटी, वो आज ग्रेजुएशन में पढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप एजुकेट होंगे, पढ़ाई करेंगे तो गार्जियन भी आपको आगे की तरफ पुश करेगा। आप फैमिली का कोई भी चेंजिंग, समाज के में चेंजेस कैसे आएंगे? शिक्षा से ही आएगा। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। तो इस पर तो फोकस करना ही होगा। तो जैसा कि हमको लगता है कि गार्जियन का भी सपोर्ट और गार्जियन को समझाना ये बच्चों के हाथ में है कि आप यदि गार्जियन को समझा रहे हैं, यदि पढ़ने में के लिए आपको जज्बा है, जुनून है, यदि गार्जियन समझदार है, समझ जाए तो बच्चा आगे पढ़ सकता है। और समाज में ये देखा जाता है बच्चे पढ़ने वाले होते हैं लेकिन गार्जियन ज़बरदस्ती उसको कमाने पे मजबूर कर देते हैं कि हो गया, बहुत पढ़ लिया तुम, चलो अब कमाओ। तो गार्जियन लोगों को मतलब ये चीज़ समझना होगा और उसके पीछे हम काम करना स्टार्ट भी कर दिए हैं। जैसा कि रिजल्ट आया है तो बेतिया के आसपास जैसे बानू छापर हो गया, छोटा पर्वत हो गया, बड़ा पर्वत हो गया, जितने अपने समाज के लोग हैं उन लोग के बीच में मैं जाके बैठ के बच्चों से मिल के मतलब 1 घंटा 2 घंटे मतलब उनसे डिस्कस किया हूँ। वे बहुत मतलब इनर्जेटिक फील कर रहे थे बच्चे, मतलब बहुत प्रभावित हुए, गार्जियन भी प्रभावित हुए। तो हमारे जैसे लोग जो पढ़ लेते हैं ना और आगे निकल जाते हैं थोड़ा, तो समाज से कटने लगते हैं। तो उस चीज़ को हमारे अंदर है कि वो चीज़ हम नहीं करेंगे, हम समाज के अंदर जाएंगे। तो मेरा ये मतलब शुरुआत कर चुका हूँ मैं अभी ही। और जोगापट्टी से भी कुछ सरपंच साहब थे वहाँ के, वो आए थे यहीं छोटा बानू छापर और छोटा बरवत, बानू छापर बोले सॉरी। तो वहाँ हम लोग इनवाइट किए हमको वो लोग जोगापट्टी। तो वहाँ भी हम लोग समाज के बहुत लोग हैं कि आप आइए और हम लोग वहाँ अरेंज करेंगे, सबको बुलाएंगे। तो मैं वहाँ भी जाने के लिए रेडी हूँ और 1-2 दिन के अंदर वहाँ जाने वाला हूँ। क्योंकि मन में अंदर वो आता है ना कि यदि हम आगे निकले हैं तो हमको देख के यदि कुछ बच्चे मतलब प्रभावित हो जाते हैं, पढ़ना लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ गार्जियन भी प्रभावित होकर अपने बच्चों को थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, थोड़ा सा पुश कर देंगे आगे, तो बच्चा अच्छा कर ले, तो हमारा मतलब सफलता उसी में है। तो हम उस पर ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिए। अपने गाँव के भी जैसे हमारे गाँव के भी जैसे लोग हैं, जैसे अपने टोला के हो गए, जैसे मैं मौजे टोला से आता हूँ चनैन बांध में, तो वो लोग भी बहुत प्रभावित हैं। वहाँ भी बच्चा सबसे पूछा जा रहा है तो सब बोल रहा है कि हाँ मुझे भी कुछ करना है, बनना है। तो एक रिजल्ट जो होता है ना, जैसे एक एनर्जी लेके आता है, तो कहीं ना कहीं मेरा रिजल्ट वो एनर्जी लेके आया है जो बहुत दिनों से शिथिल पड़ गया था। हमारे अंदर भी डर लगा रहता था क्योंकि इतने दिनों से आप पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे रिलेशन में चाहे आसपास के लोग हमेशा ताने मारते हैं। ये चीज़ हम लोग की समाज की सबसे बड़ी बुराई है कि कोई बच्चा यदि आगे पढ़ने वाला है तो लोग इतना ना उसको डिमोरलाइज कर देंगे ताना मार मार के। जैसे हमको जनरली सुनने को मिलता था, कितना वो पढ़ेगा तो होटल में न जाएगा।
जैसे मेरे पापा जी वेटर में काम करते हैं, तो कितना हो पड़ेगा तो होटल में न जाएगा। आइए, इन चीज़ों का आप जवाब किसी को बोल के नहीं दे सकते हैं कि दिखाएंगे, आपको काम करना होगा। जैसे यदि हम ये बोलने में लग जाते हैं और जवाब देने में लग जाते हैं तो हम गायब हो चुके रहते हैं, आज तक यहाँ नहीं पहुँच पाते। तो जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि आप में यदि पढ़ने की ललक है और जुनून है तो आप आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, रिलेशन वाले क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। जनरली रिलेटिव जो होते हैं ना, वो हमेशा पैर खींचना ही चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लोग खुल के नहीं बोलते हैं, मैं इन चीज़ों पर खुल के बोलूँगा क्योंकि मैं ये चीज़ सारा मैं फेस किया हूँ। तो सबका यही कोशिश रहता है ना कि ये बच्चा आगे निकल रहा है, इसको कैसे पीछे खींच दें। तो कोई जो है ना, आपके माँ बाप के अलावा कोई नहीं है ना जो आपको आगे करना चाहता है। और लाइफ में जैसे अमित भैया है ना, अमित भैया जैसे इंसान एक्सेप्शनल मिलते हैं, और उस मामले में लक्की हूँ कि हमारे जैसे लोग को हेल्प करने के लिए अमित भैया आगे आए। वो अमित कुमार गिरी हैं। लोग बोलते हैं ना कि बड़े समाज वाले मतलब उतना आगे नहीं करते हैं। मैं 2 लोगों का नाम लिया था। वो संदीप कुमार मिश्र, बचपन में जो उनका जो योगदान था कि बहुत हमको आगे आगे जहाँ जहाँ पढ़ना चाहते थे वो हेल्प किए कि नहीं तुम करो, और लास्ट में जाकर अमित भैया। तो ऐसे लोग, यदि आप पढ़ने में जुनून आप के अंदर है, तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत लोग मिलेंगे लाइफ में। लेकिन उनमें भी जैसे चंपारण के लिए बात की जाए तो अमित भैया जैसे आदमी नहीं मिलेंगे हमको, जहाँ तक हमको लगता है। एक और फैक्ट बताना चाहेंगे, वो सिर्फ हमको नहीं पढ़ाए हैं, हमारे जैसे मतलब 20-25 बच्चों को मतलब ऐसे अपने इकोनॉमिकली हेल्प करके पढ़ाए हैं। उसमें से 2-3 SDO बने हैं लोग, कुछ अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कोटा में पढ़ रहे हैं। तो उनका जो सोच है ना, उस सोच को हमको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। होता है ना कि एक आदमी सोच स्टार्ट किया, उसको आपको आगे लेके जाना है, तो मन में अंदर रहता है कि उस चीज़ को हम आगे लेके जाएंगे, तो मन में है। और अपना समाज जो है ना, समाज में शिक्षा की बहुत ज़रूरत है और लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। यदि जो आगे निकल गया ना, वही आगे ही निकल जाएगा, तो समाज पीछे छूट जाता है। और उस चीज़ को हमको बदलना है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। देखिए कहाँ तक सफल हो पाते हैं। अपने समाज की सबसे बड़ी बुराई ये भी है ना कि आप कुछ ज्ञान देने जाएं तो लोग बोलते हैं कि ढेर होशियार हो गई बड़ा, ढेर पढ़ ललन बुझाता। तो ये भी सुनने को मिलता है कि हाँ ढेर बोलत तरन, कुछ हो गए उससे ज़्यादा जमाओ तरन। सुने होंगे आप भी, ढेर जमाओ तरन, हम लोग गांव में भोजपुरी में लोग बोलता है। तो ये भी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। लेकिन इस चीज़ से डर के आप छोड़ देंगे ना, तो फिर समाज वहीं रह जाएगा। फेस तो करना ही पड़ेगा कुछ चीज़ों को। तो मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोग उत्सुक हैं मिलने के लिए, और कोशिश है, देखते हैं कहाँ तक हम भी सफल हो पाते हैं। नहीं, सफल हो जाइएगा। और इस दिशा में मैं काफ़ी पहले से काम कर रहा हूँ। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैंने अपने गांव में कुछ शुरू किया है, तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो तो विस्तार में कभी बताएंगे, अभी अलग से एपिसोड बना के। तो गांव में एक बार मेरे यहाँ जाइएगा, बगल में तो है, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो वहाँ पे मैंने करीब 3 साल पहले ही हमने ट्यूशन की बच्चे, जो प्राइमरी के बच्चे हैं ना, एटलीस्ट उनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था कर दी है। और एक टीचर, वो चनैन बन के ही हैं, कोई टीचर हैं वो कुशवाहा जी, उनको मैंने रखा था कि हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाइए। तो आते थे, अभी तो फ़िलहाल नहीं है, वो कोरोना में बंद हो गया, तो अभी मेरा भतीजा ही पढ़ाता है। तो वहाँ मैं उसको बोलता हूँ कि तुम पढ़ाओ। पहले वो कुशवाहा जी पढ़ाते थे, उनको मैं ट्यूशन फ़ी पर चाइल्ड 100 रुपीज़ लेते थे, मैं खुद बेयर करता था। और अभी भतीजा को मैंने बोला है कि इसको कंटिन्यू रखो, और मैं 1000 रुपया उसको भेजता हूँ। मैं बोला तुम फ्री में मत पढ़ाओ, ये मेरी तरफ से लो, और बच्चों से भी 150 रुपया जो कोई देता है, यू कैन चार्ज देम। तो ये काम मैंने शुरू किया है। अपने चंपारण में 3 जगह है, एक तो हमारे विशंबरपुर में है, एक नरकटियागंज में शुरू है, और एक गुरुलिया में, और भी बाहर कहीं है 2-3 जगह। तो ऐसा मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ लोगों को कि भाई अपने गांव का डेवलपमेंट आप खुद करो, थोड़ी जिम्मेदारी लो। तो कभी मौका मिले तो जाइएगा, मैं भतीजा को आपका नंबर दे दूंगा, आपको इनवाइट करेगा, और बच्चों को ज़रा थोड़ा प्रोत्साहित कर दीजिएगा। जी ज़रूर, एकदम उस चीज़ में मुझे खुशी मिलता है वैसे जगह जाने तो चलिए, अब मैं जो कोई जी, तो मैं जो पूछना चाह रहा था उसका जवाब आपने स्वयं ही दे दिया
और मैं आपको इस इंटरव्यू के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप बहुत अच्छी बातें कही और बहुत प्रेरणादायक बातें कही, और लोग जो सीखेंगे सुनेंगे तो कुछ सीख भी लेंगे आपसे कि अपने समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको, जो बड़े लोग हो गए हो, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। ये नहीं कि ज़्यादातर हम लोग क्या होते हैं कि बड़ा बन गए, अच्छे पोजीशन पे आ गए तो वो नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग। वो हमारे दिमाग में मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि वो बोलते हैं कि अरे ये सब नहीं सुधरने वाला है, ये सब ऐसे ही रहेगा। कैसे नहीं सुधरेगा? हम सुधर गए हैं, आप सुधर गए हो, तो वो क्यों नहीं सुधरेगा? सुधारने वाला होना चाहिए ना। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो क्यों नहीं सुधरेगा? तो ये सोच हम लोगों में पढ़ने लिखने के बाद, वेल एजुकेटेड होने के बाद एकदम एंटायरली बदल जाता है। जो मतलब 90% लोगों का ये जो मानसिकता है ना, वो बदल जाती है। वो ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर उसमें से कुछ और परसेंट ध्यान देने लगे, 10% मान लीजिए हम अंदाजन बोलने की ध्यान देते हैं, आप जैसे लोग हुए, अगर थोड़ा सा और भी लोग परसेंटेज बढ़ जाए कि हाँ थोड़ा समाज की तरफ देखे, तो क्यों नहीं हम उन्नत होंगे? बाकी कम्युनिटी कैसे उन्नत हुई है? ऐसे ही कि समाज के लोग ध्यान देते हैं। तो हम लोगों में इसकी कमी है, और हम धीरे धीरे, मेरे ख्याल से अब आप जैसे लोग जुड़ रहे हैं और ऐसी सोच के व्यक्ति मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वी विल प्रोग्रेस। मे बी इट मे टेक सम टाइम, 10 साल लगे, 5 साल लगे, 20 साल लगे, बट ये डेवलपमेंट शुरू हो गया है। अब लोगों में जागरूकता भी आ गई है काफ़ी। तो संतोष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हम शुभकामना प्रकट करते हैं जल्दी से जल्दी आप यूपीएससी लिस्ट में आ जाइए, और मे बी आईएएस और आईपीएस और आईएफएस, व्हाटएवर इट इज़, बट सर्टेनली आएंगे आप में ये जज्बा है तो आप ज़रूर आएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वंस अगेन। ओके, बाय। तो ये थे श्री संतोष कुमार पासवान, हमारे आज के मेहमान। आपने इनकी बातें सुनी, और मैं समझता हूँ काफ़ी दिलचस्प बातें हुई हैं, और हमारे समाज के लोगों को इससे बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी कि उन्होंने जितनी ईमानदारी से अपनी स्थिति का बयान किया, अपने इकोनॉमिक स्टेटस को, अपने पिताजी के स्टेटस को भी खुल के बोला कि कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि पिताजी मेरे वेटर थे। तो हमें ये प्रेरणा की बात है, संतोष जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर सफल होंगे और जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। तो ऐसे मेहमान हम कोशिश करेंगे कि और भी ऐसे मेहमान हमारे चैनल पे आएँ, और हम लोग उनसे बातें करें, उनसे कुछ सीखें, और फिर समाज के कुछ काम आ सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ। और चलते चलते मेरी गुजारिश है कि आप इसको, चैनल को ज़रूर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वो ज़रूरी है लोगों को। जब तक ये लोगों के पास पहुंचेगा नहीं संदेश हमारे मेहमानों का, तो फिर उसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मुझे भी और अगले एपिसोड या आगे के एपिसोड बनाने की इच्छा होगी। कुछ प्रोत्साहन मुझे भी मिलना चाहिए, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बोलना चाहूँगा। जब तक आप हमारे काम को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो उत्साह उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। फिर भी काम तो मैं करता ही रहूँगा, बनाता ही रहूँगा। तो चलते चलते फिर इतना ही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें चैनल को, और फिर हम लोग अगले एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।